ज्यादा वेल डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और सभी नियम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलोने वाले, मुल्ला साहब मिला ना, बिल्कुल फॉलो करने वाले। वो जो मूवी थी जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में एक छोटे से लड़के ने नाना साहब का रोल रोल प्ले किया हुआ था, आप लोगों को याद हो तो। उस लड़के ने शानदार एक्टिंग करी थी, बिल्कुल वो नाना साहब लग रहा था, छोटी एज से ही बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर चलना और अपने लोगों को ऑर्डर जारी करना और हर बात पर स्ट्रिक्ट होकर बोलना और बिल्कुल एकदम से फास्ट एंड मतलब फॉरवर्ड, तो वो बिल्कुल नाना साहब वैसे ही थे। बाद में हालांकि जो है वो अफीम के आदी हो गए थे। तो खैर इनसे संबंधित मेन घटनाएं तीन है। नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है, इनके समय क्या हुआ था, संगोला मतलब समझौता, मराठा संघ को मान्यता मान ली गई, मतलब सब मान्यता मिल गई। और उसके अलावा सबसे मेन घटना थी इनका, आप देखो इनकी डेथ कब हुई है, 61 में। 61 में ही जो है वो मराठों का प्रसिद्ध युद्ध होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, तो ये पानीपत का जो है वो तीसरा युद्ध जो है वो 1761 के अंदर ही होता है। ये युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली मतलब संजय दत्त और वर्सेस मराठा। अरे एक मूवी आई थी पानीपत करके, बहुत ही फर्जी सी मूवी थी, शायद थी, मैंने देखी नहीं थी, पर लोग मतलब कहते थे ज्यादा अच्छी नहीं थी। आप में से देखी थी किसी ने? हाँ। तो खैर ये जो मूवी आई थी पानीपत, उसमें अहमद शाह अब्दाली का रोल किसने प्ले किया था, मतलब संजय दत्त ने। ठीक है, और ये जो है वो युद्ध था अहमद शाह वर्सेस मराठा। वास्तविक बात यह है कि ये युद्ध अहमद शाह वर्सेस मराठा था ही नहीं, ये युद्ध अहमद शाह वर्सेस मुगल था। मराठे तो मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, क्या हक्का साहब हम लड़ेंगे आपकी तरफ से, और वो मतलब इसलिए क्योंकि इनके बीच में एक पैक्ट था, इसके बदले में ये था कि साहब जो है वो इनको जो है वो पैसा वैसा मिलेगा, इस बात पे आए थे। लेकिन इस युद्ध के अंदर मराठे हार गए, और मराठे हारे भी नहीं, मतलब मराठे बहुत बुरे तरीके से हारे, इतने बुरे तरीके से कि मराठों को कोई ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इसके पीछे कुछ कारण थे कि मराठे ओवर कॉन्फिडेंट थे, मतलब मराठों को लग रहा था अपन तो जीते हुए ही है, और वास्तव में मराठे उस समय सारे युद्ध जीत रहे थे, और किसी को भी आशा नहीं थी कि मराठे इस युद्ध में हार जाएंगे। लेकिन जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो कुछ गलतियां करता है। जैसे एक तो मराठों का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि मराठों ने किसी से हेल्प नहीं मांगी। ठीक है, सूरजमल जी थे वो जो मराठों की सहायता के लिए गए थे, तो जो मतलब यहाँ पे सदाशिव भाऊ था, उसने सूरजमल जी से बदतमीजी से बात करी और कहा मुझे आपकी आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं अनकंडीशनल आया हूं, मेरी कोई शर्त नहीं है, अब आ ही गया हूं तो युद्ध में आपकी हेल्प करने दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा ना मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी की, अहमद शाह अब्दाली के लिए मैं और मेरे सैनिक ही पर्याप्त है। तो कहा ठीक है साहब ऐसी बात है, तो वो मतलब वहां से वापस आ गए। बीच में सदाशिव भाऊ जिसका रोल उस मूवी में प्ले किया था, उसने क्या नाम था, हाँ वो जो अर्जुन कपूर, वो इतना खड़ूस हो गया था, वो एक अच्छा सेना नायक था ये बात सही है, पर इतना खड़ूस हो गया था कि उसने बोल बोल कर सभी के साथ अपने रिश्ते जो है वो खराब कर दिए थे, और वो मानता था। पर हाँ इस युद्ध के अंदर, पानीपत के युद्ध के अंदर, उनका सेनापति जो है वो मतलब सदाशिव भाऊ नहीं था, सेनापति था विश्वास राव, उसका नाम अभी अपन लिख लेंगे। विश्वास राव बालाजी बाजीराव का बेटा था, वो वास्तविक सेनापति है, लेकिन रियल ग्राउंड में मतलब सॉरी अपन मतलब ऐसा कहेंगे कि वैसे सेनापति विश्वास राव है, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ ही है। तो वो मतलब साहब सदाशिव राव भाऊ ने सबके साथ रिश्ते खराब कर रखे थे। वो जो विश्वास राव है वो तो छोटा सा बच्चा था, उस मूवी आप में से जिसने भी देखी हुई है उसके अंदर उसको दिखाया हुआ होगा, उसको जो वो प्रोटेक्ट करते हुए दिखाते हैं पूरे युद्ध के अंदर। ठीक है, तो वो था उसके अंदर। अब सदाशिवराव भाऊ, फिर इसके अंदर मराठा कोई गलती, इसमें मराठे अपने परिवार फैमिली वालों को साथ में लेकर गए थे, क्योंकि ये 100% श्योर थे कि ये लोग जीतेंगे, इसलिए अपने बच्चों को और पत्नियों को और सबको साथ में लेकर गए थे, क्योंकि उन्होंने हारने के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर ये जाकर बैठे तो वहां पर ये जिस जगह पर बैठे थे वो लोकेशन इनकी थोड़ी सी गलत थी, हल्की सी ढलान थी वहां पे, और वहां पे गीली गीली टाइप की सी मिट्टी टाइप से थी, इसलिए इन्होंने अपने पूरे डेरे जमा दिए यहाँ पे। इधर ये जो मतलब अहमद शाह अब्दाली आता है, इसने अपनी सेनाएं यहाँ पर बिठा दी आमने सामने। तो टेक्निकली ग्राउंड के अंदर अहमद शाह अब्दाली थोड़ी सी ऊंचाई पर था, और मराठे थोड़े से क्या थे, नीचे थे। और सबसे मेन बात है यहाँ की मिट्टी, यदि यहाँ पे बारिश हो जाती है तो एकदम से जो है वो मतलब पूरा जो है वो कीचड़ टाइप से हो जाता है। और सदाशिवराव मतलब है ना, सदाशिवराव भाऊ का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो गया था कि कुछ मराठों ने आकर कहा भी सही युद्ध से पहले, कहा कि सर हमें ये लोकेशन चेंज करनी चाहिए। तब उसने कहा क्यों, कैसे ऐसा लगता है कि मावट होगी, मतलब बारिश होगी, और यदि बारिश होगी तो बारिश के कारण यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा सर, यहाँ पे मिट्टी इस टाइप की है, और यदि कीचड़ हो गया तो उसके बाद में हमारी तोपें यहाँ से हिलडुल पाएगी
नहीं, तो हमारा ये पूरा पूरा आर्टिलरी है, ये आप मान के चलो निष्क्रिय ही हो जाएगा। लेकिन सदाशिवराव भाऊ ने कहा देख पहली बात तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। सेकंड बात, यदि बारिश हो भी गई तो हमारे पास इतने सैनिक है कि वो इस कीचड़ के अंदर भी, पहली बात तो मैं कहता हूं 99% ऐसा होगा भी नहीं। दूसरा, यदि ऐसा कुछ हो भी गया, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो भी गई, तो भी हमारे पास सेना इतनी ज्यादा है कि वो आराम से तोपों को खींच के तो छोड़, तोपों को उठा के ले जाएंगे इधर से उधर। और तीसरी बात, तोपों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको तो मैं हाथों से मसल दूंगा। लोगों का सब कुछ कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है क्या? उसने कहा है कुछ नहीं। अब वास्तव में यहां पर आमने सामने बैठे थे तो मराठे वाकई में युद्ध चाहते थे, अहमद शाह अब्दाली युद्ध नहीं नहीं चाहता था। अहमद शाह अब्दाली के इसमें जीतने का कारण ही यह था कि अहमद शाह अब्दाली के मन में थोड़ा बहुत डर था। और जब इंसान के मन में थोड़ा बहुत डर होता है ना, तो वो बहुत ही वाइज डिसीजन लेता है, बहुत ही जो है वो अच्छे निर्णय लेता है। लेकिन अब ये अहमद शाह अब्दाली पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीछे हट नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ जो है वो सरकमस्टांसेस जैसे ही हो गए थे। अब एक मतलब उसके बाद में वापस मतलब है ना, थोड़े टाइम बाद में मराठों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मराठे भी युद्ध चाहते नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने इस तरीके से एंगेज हो गए थे, दोनों पीछे हटने जैसी कंडीशन में नहीं थे। और फाइनली जो है वो युद्ध स्टार्ट हो ही गया। युद्ध स्टार्ट हुआ तो युद्ध स्टार्ट होते ही एकदम से अहमद शाह अब्दाली की सेना ने लीड ले ली, क्योंकि वाकई में इनकी जो है वो खूब सारी तोपें निष्क्रिय हो गई थी इसके अंदर। उनको इधर से उधर घुमाना वगैरह बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस कारण से अब्दाली की सेना को लीड मिल गई। लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा थे संख्या में मराठे कि वो फिर भी मराठे जीत सकते थे। लेकिन एकदम से उनमें से जो है वो युद्ध मतलब सब चलते हुए युद्ध के अंदर कुछ मराठों के दिमाग में एकदम से आया कि यार यदि मैं मर गया और यदि हम हार गए तो वो यार मेरी फैमिली। उस जमाने में फिक्स था कि अपने यहाँ पे युद्ध होते थे तो आगे वालों को पकड़ के गुलाम बनाते नहीं थे। लेकिन अहमद शाह अब्दाली बाहर से आया हुआ लुटेरा था। वो लोग पकड़ के लेके जाते थे महिलाओं को, और फिर उनके बाद में गुलाम बनाकर बेचते थे। तो जो जो मराठे अपने साथ में परिवार लेकर आए थे, वो चलते हुए युद्ध में भाग गए। उनका जो है वो पर्पस भागना नहीं था, उनका पर्पस था अपने परिवार को सुरक्षित पहुंचाना। अब वो चलते युद्ध में एक दो भाग गए तो बाकी वालों उनको देख के मतलब साहब लगा कि अरे यार ये भाग कैसे गया। जबकि वो लोग भागे, उन्होंने जाके अपने परिवार वालों को कहा तुम लोग निकलो यहाँ से। साथ में एक दो मतलब साहब सिक्योरिटी वालों को भेजा और फिर वापस आए युद्ध के मैदान में। लेकिन तब तक युद्ध का माहौल एकदम से जो है वो खराब हो गया था। खराब हो गया था तो मराठे एकदम से कमजोर पड़ गए, और जो है वो एकदम से अहमद शाह अब्दाली ने जो है वो मराठों की हत्याएं कर दी। अब जब मराठे हार गए तो अहमद शाह अब्दाली को लगा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने ऑर्डर दिया मराठे हार गए हैं, भाग रहे हैं, लेकिन छोड़ो मत इनको, पकड़ पकड़ के मारो। तो इसमें ये पानीपत के युद्ध में मराठों की इतनी भयंकर पराजय हुई थी कि मराठे जो है वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुके थे। पूरे महाराष्ट्र में अंदर, पूरी मराठी संस्कृति के अंदर ऐसा एक भी परिवार नहीं था जिसके अंदर किसी की डेथ ना हुई हो। कई घर तो ऐसे थे जिसमें से एक ही घर से 7-7 लोग मर गए, 9-9 लोग मर गए, मतलब घरों में केवल छोटे छोटे बच्चे बच गए थे। इतना ये भीषण जो है वो मराठे पराजित हुए थे। लेकिन फिर भी कहते हैं ये मराठे थे जो उठकर वापस खड़े हो गए। दूसरा यदि कोई भी होता तो वापस उठकर कभी खड़ा नहीं नहीं हो पाता। तो खैर मराठे इतने बुरे तरीके से पराजित हुए। अब उस समय जो बालाजी बाजीराव है उसकी तबीयत भी ज्यादा अच्छी रहती नहीं थी। तब किसी ने कहा यार कि अब बालाजी बाजीराव को इन्फॉर्म कैसे करें कि साहब मराठे हार गए। तब किसी ने इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा। अब उनके पास यही थी, उनको लगा कि यार यदि डायरेक्ट जाके ऐसा बोल दिया कि हम हार गए और ये रिजल्ट रहा है, तो यार कहीं अटैक नहीं आ जाए उसको। तो फिर गए और वो चिंतन मनन कर ही रहे थे कैसे बताएं कैसे बताएं। जितने में एक व्यापारी आता है उस साइड से, और वो व्यापारी उनको बिना पूछे ही समझ आता है। व्यापारी कहता है मैं ना तुम लोगों की समस्याएं समझता हूँ, यदि यदि तुम लोग मुझे परमिशन दो तो मैं एक बार जाके बताऊं क्या। तब का कैसे बताएगा कि व्यापारी हूं, झूठ बोल बोल कर ही व्यापार करता हूं, सारी वस्तुएं झूठ बोल बोल कर ही बेचता हूं और खरीदता हूं। इसलिए चिंता मत करो, मुझसे मत पूछो कैसे बतानी है, तुमसे बेटर बताऊंगा। तब का ठीक है साहब बता दो। तो वो व्यापारी जाता है तो वो जो बालाजी बाजीराव कहते हैं आप भाई व्यापारी बैठ, और क्या हाल चाल। तब उसने कहा साहब ठीक है। और कैसे? तो साहब सब ठीक है, थोड़ा यार पहले अफीम खा लें साहब। तो कहा अफीम खा लेते हैं। इस बात पर दोनों थोड़ा थोड़ा अफीम खाते हैं। तो उसको व्यापारी को लगा अफीम खाया हुआ होगा, अमल डोडा उगुड़ा वही तो थोड़ा ठीक रही बैठो रही ठीक है। तो कहा साहब हाँ। तो फिर एकदम से बाजीराव कहते हैं बालाजी बाजीराव, क्यों बालाजी बाजीराव ने कभी सपने में सोचा भी नहीं था कि मराठे हार जाएंगे इस युद्ध में। तो वो एकदम से कहते हैं बोल क्या, कि साहब अब क्या पूछूं। तो अरे बता तो सही कि साहब क्या बताऊं, बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है। अरे कुछ तो बता कि साहब घाटा हो गया। तब कहते हैं कैसा घाटा हो गया। कि साहब पूछो ही मत, अब इतना बड़ा घाटा हुआ है कि अब उसमें बताने लायक कोई बात
है नहीं। तो बालाजी बाजीराव के घाटे वाटे होते रहते हैं, पर कैसा घाटा हुआ बता तो सही। कि साहब दो मेरे नायाब हीरे खो गए हैं, ठीक है, 22 सोने की अशर्फियां बड़ी बड़ी वो खो गई है। चांदी के सिक्कों की तो संख्या ही नहीं है, कब काउंटिंग होगी कब काउंटिंग नहीं होगी। तांबे और पीतल के सिक्के तो साहब तोलने ही पड़ेंगे कि कितने हुए। तो बालाजी बाजीराव थोड़ा समझ तो गया, लेकिन फिर भी क्या क्या मतलब। तो उसने कहा साहब दो मेरी जो है वो दो मेरे डायमंड हीरे खो गए हैं बड़े बड़े। दो हीरे कौन थे? एक तो बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वास राव, और एक उसका जो है वो कजन ब्रदर सदाशिव भाऊ। 22 सोने की अशर्फियां, 22 सोने की अशर्फियां मतलब ये जो मराठा संघ जो बाद में बना था, अरे सॉरी, जो मतलब साहब जब बना था तो मराठा संघ के बड़े बड़े सेना नायक थे 22 वो। चांदी के सिक्के बड़े बड़े उच्च अधिकारी, उनका उनकी तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। और तांबे और पीतल के सिक्के मतलब सैनिक, मराठा सैनिक, उनकी तो काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है। उनको तो बोरों में भर भर के क्या है तोलना पड़ेगा। तब बाजार मतलब बालाजी बाजीराव समझ तो गया थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उसने कहा कुछ नहीं रे, घाटा हुआ है तो भरपाई भी होगी। तब कहता साहब इस घाटे की भरपाई संभव नहीं है, यदि धन होता तो आ जाता, ये लोग थे सर। बालाजी बाजीराव इतना सुनते, इतना प्यार से समझाया तो भी बेचारे को सदमे लग गया, ठीक है। और सदमा लग के कुछ टाइम बाद में उसकी क्या हो गई थी, डेथ ही हो गई थी। पर खैर बालाजी बाजीराव की डेथ होती है, उसके बाद में मराठों का सबसे योग्यतम पेशवा या फिर सेकंड योग्यतम मान लो आप, माधवराव सत्ता में आता है, ठीक है। लेकिन माधवराव के बाद में अपन लिखेंगे बाद में बात करें। तो ये तो है ना, तब तक लिख लेते हैं 3-4 पेशवा।